जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शेक्सपियर, डिकेंस, वर्जीनिया वुल्फ, है ना? एक ऐसी दुनिया जो हम सबको बहुत जानी पहचानी लगती है। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी कहानी की जड़ें इंग्लैंड में हो ही नहीं, कि इसकी शुरुआत कहीं और हुई थी, बहुत दूर और बहुत पहले? तो सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर इंग्लैंड नहीं तो फिर कहाँ? ये जो इतना बड़ा लिटरेचर का पेड़ है, इसकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? इसका जवाब हमें ले जाता है टाइम में बहुत पीछे, इंग्लैंड के किनारों से बहुत बहुत दूर, प्राचीन ग्रीस और रोम की उस धूप भरी दुनिया में। जी हाँ, हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। तो इस सफर में हम 5 जरूरी स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्रीको रोमन फाउंडेशन को, फिर ओल्ड और मिडिल इंग्लिश के जन्म को समझेंगे। इसके बाद आएगा रेनेसां का वो जबरदस्त विस्फोट, फिर हम तर्क से रोमांस की तरफ जाएंगे और आखिर में पहुंचेंगे मॉडर्न एरा की उलझनों तक। अच्छा, किसी भी शानदार बिल्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव देखनी पड़ती है ना? इंग्लिश लिटरेचर की ये जो इमारत है, इसकी नींव रखी गई थी प्राचीन ग्रीस और रोम में। उन्होंने ही एक तरह से कहानी कहने की कला का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। और ये शुरुआत होती है एपिक पोएम से, मतलब महाकाव्य से। होमर जैसे महान ग्रीक कवियों ने हमें दी इलियड और द ओडिसी जैसी रचनाएं दी, पर ये सिर्फ बहादुरी की कहानियां नहीं थी। नहीं, ये तो पूरे वेस्टर्न लिटरेचर का कह सकते हैं कि फाउंडेशन थी। और सिर्फ एपेक्स ही नहीं, इस क्लासिकल दुनिया ने हमें और भी बहुत कुछ दिया। सोचिए, एस्किलस और सोफोक्लीस जैसे नाटककारों ने स्टेज पर ट्रेजेडी को जिंदा कर दिया, और दूसरी तरफ प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने आर्ट का मकसद क्या है, समाज में उसकी क्या जगह है, इस पर एक ऐसी बहस शुरू की जो सच कहूं तो आज तक चल रही है। पता है, प्लेटो तो यहाँ तक पहुंच गए थे कि उन्होंने कहा कवियों को तो एक आइडियल स्टेट से बाहर निकाल देना चाहिए। उनका मानना था कि होमर जिस तरह से देवताओं को दिखाते हैं, उससे नौजवान गुमराह हो सकते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, यानी साहित्यिक आलोचना की। तो यहाँ ना एक सीधी साफ लाइन दिखती है। होमर ने इंस्पायर किया रोमन कवि वर्जिल को द एनिड लिखने के लिए, और फिर सदियों बाद अंग्रेजी कवि जॉन मिल्टन ने इन दोनों से प्रेरणा लेकर लिखा पैराडाइज लॉस्ट। ये बिल्कुल एक साहित्यिक मशाल की तरह है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती रही। चलिए, अब इस कहानी को लेके चलते हैं इंग्लैंड, जहां अंग्रेजी भाषा और उसका अपना लिटरेचर अब धीरे धीरे शक्ल ले रहा था। अच्छा, ये जो टाइम लाइन है, ये हमारे सफ़र का एक तरह से मैप है। हम शुरुआत करेंगे करीब 450 एडी के आसपास ओल्ड इंग्लिश से, फिर 1066 में नॉर्मन हमले के बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड में आएंगे, और फिर वहां से आगे बढ़ेंगे रेनेसां, नियो क्लासिकल, रोमांटिक और विक्टोरियन जैसे बड़े बड़े दौर की तरफ। और मिडिल इंग्लिश पीरियड हमें इंग्लिश लिटरेचर के पहले सुपरस्टारों में से एक देता है, जेफरी चौसा। सोचिए, उस दौर में जब लैटिन और फ्रेंच का दबदबा था, चौसर ने आम लोगों की भाषा में यानी इंग्लिश में लिखा। उन्होंने साबित कर दिया कि इंग्लिश भी एक महान साहित्यिक भाषा बन सकती है। उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर बन गया। और अब हम एंटर करते हैं रेनेसां में, एक ऐसा दौर जिसे विचारों का पुनर्जन्म या रीबर्थ कहा जाता है। हुआ ये कि क्लासिकल आइडियाज को फिर से खोजा गया और इंग्लैंड में क्रिएटिविटी का एक अविश्वसनीय विस्फोट हुआ। जरा सोचिए, एक तरफ था 1400 का दशक, जिसे अक्सर साहित्यिक तौर पर डार्क एज या सूनापन का दौर कहा जाता है, और दूसरी तरफ थी रेनेसां की वो वाइब्रेंट रंगीन एनर्जी। ये फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा था। एक ऐसा जबरदस्त बदलाव जिसने लिटरेचर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और रेनेसां के बिल्कुल पीक पर था एलिजाबेथन एज। इसे इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा दौर जब साहित्यिक उपलब्धियों की बाढ़ आ गई थी। और इस गोल्डन एज के सेंटर में बस एक नाम गूंजता था, एक ऐसा लेखक जिसने अकेले ही पूरे के पूरे दौर को डिफाइन कर दिया, विलियम शेक्सपियर। उनके नाटकों और कविताओं ने न सिर्फ स्टेज पर क्रांति ला दी, बल्कि इंग्लिश भाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और यहाँ एक बार फिर हमें वही पुराना गहरा कनेक्शन दिखता है क्लासिकल दुनिया से। शेक्सपियर की जो मशहूर रिवेंज ट्रेजेडीज हैं, जैसे हैमलेट, वो सीधे सीधे रोमन नाटककार सेनेका के काम से इंस्पायर्ड थी। ये एक और सबूत है कि ग्रीस और रोम की वो विरासत
इंग्लैंड के सबसे महान लेखक के काम में भी जिंदा और सलामत थी। अब यहाँ से आगे लिटरेचर एक पेंडुलम की तरह स्विंग करता है। एक तरफ है नियो क्लासिकल दौर का तर्क और ऑर्डर, और दूसरी तरफ है रोमांटिक दौर की भावनाएं और नेचर। ये केबल इस बदलाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, जहां नियो क्लासिकल कवि जैसे अलेक्जेंडर पोप तर्क, ऑर्डर और सटाया को सबसे ऊपर रखते थे, वहीं वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक कवियों ने मानो समाज के नियमों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने फोकस किया पर्सनल फीलिंग्स पर, इमेजिनेशन पर और नेचर की उस वाइल्ड ब्यूटी पर। ये अपने आप में एक लिटरेरी रेवोल्यूशन था। और आखिर में हम आ पहुंचते हैं विक्टोरियन और मॉडर्न एरा में। यहाँ लिटरेचर अब नई हकीकतों पर रिएक्ट कर रहा था, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़े सामाजिक बदलाव, वर्ल्ड वॉर्स और इंसानी दिमाग की गहरी उलझनें। तो विक्टोरियन एरा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की उथल-पुथल को दिखाने के लिए नॉवेल यानी उपन्यास सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन फिर 2 वर्ल्ड वॉर्स की तबाही ने सब कुछ बदल डाला। मॉडर्न दौर के लेखकों को यह महसूस हुआ कि कहानी कहने के जो पुराने तरीके हैं वो इस टूटी-फूटी दुनिया को नहीं दिखा सकते। इसलिए उन्हें इंसानी एक्सपीरियंस को कैप्चर करने के लिए नए और ज्यादा बोल्ड तरीके खोजने पड़े। तो इस पूरे सफर को देखें तो एक बात साफ हो जाती है, लिटरेचर की कहानी दरअसल प्रभाव की एक कभी न टूटने वाली चेन है। ये एक मीनार की तरह है जहां हर नई मंजिल पिछली मंजिल की नींव पर खड़ी होती है और हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि लिटरेचर हमेशा 3 ताकतों के बीच एक डायनामिक बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ता है। पहला, अतीत का अनुकरण करना यानी उससे सीखना। दूसरा, नए विचारों से प्रेरणा लेना। और तीसरा, भविष्य के लिए कुछ नया बनाना यानी इनोवेशन। तो इमिटेशन, इंस्पिरेशन और इनोवेशन। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को देखते हुए आज के इस दौर में, एआई और सोशल मीडिया के युग में, कहानी कहने का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा? लिटरेचर के इतिहास का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा? सोचने वाली बात है ना?